नमस्कार, मारो राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में टॉप 10 महानगर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को हुए नक्सली मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। साथ ही 18 जवान लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 31 जवानों को गोली लगी है। प्रदेश में अगले 1-2 दिन में नई गाइडलाइन जारी करेगी सरकार, जिसमें अगले 15 दिन के लिए सख्त निर्णय लिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल, असम में तीसरे फेज और केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में सभी सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के तहत अब वोटिंग 6 अप्रैल को होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज असम का दौरा करेंगे, तो वहीं बीजेपी चीफ जेपी नड्डा तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में होंगे, तो सीएम ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्तार अंसारी केस में बाराबंकी के एडिशनल एसपी नॉर्थ की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की एक टीम मऊ में डॉक्टर अलका राय और मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस कनेक्शन की जांच करेगी। अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव के बीच अब टीएमसी की प्रत्याशी शंपा धारा पर हमला हुआ है। टीएमसी ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया है। कोरोना को मात देकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला देर रात कोटा बूंदी के 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। कोटा पहुंचते ही बिरला के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। नामांकन वापसी के बाद 3 विधानसभा सीटों के लिए अब मैदान में 27 उम्मीदवार है। सहाड़ा से 8, सुजानगढ़ से 9 और राजसमंद से 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बच गए हैं। इसको बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजधानी के वैशाली नगर थाना इलाके में 540 किलो चांदी लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 1675 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। और बड़ी खबर आ रही है जालौर से। जालौर के सांचौर में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत। इस हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर जालौर से। सांचौर में भीषण सड़क हादसा, दर्दनाक सड़क हादसा, कार और टक्कर में जबरदस्त भिड़ंत, 4 लोगों की मौके पर ही मौत। तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। सांचौर में यह दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कार और ट्रक में यह भिड़ंत हुई, जिसके बाद 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तुरंत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया और परिजनों को सूचित किया गया। सांचौर में यह हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा, 4 लोगों की मौत। बीकानेर में डॉक्टर की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। ट्रोमा सेंटर के आगे डॉक्टर्स जमा हो गए। देर रात तेज रफ्तार कार ने एमबीबीएस छात्रों की बाइक को टक्कर मारी थी। टक्कर के बाद एक डॉक्टर की मौत हो गई थी, वहीं अन्य साथी डॉक्टर पर भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद डॉक्टर ने ट्रोमा सेंटर में हंगामा किया। तेज रफ्तार ऑडी कार चालक को गिरफ्तार करने की ये लोग अब मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी तक शव न उठाने की भी इन लोगों ने बात कही है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन समझाइश इन डॉक्टर्स के साथ कर रहा है। डॉक्टर की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। सड़क हादसा हुआ। एक कार ने बाइक सवार डॉक्टर्स को टक्कर मारी, जिसमें एक डॉक्टर की मौत हो गई और कुछ एमबीबीएस के छात्र हैं और 2 डॉक्टर इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। डॉक्टर की मौत के बाद इन तमाम चिकित्सकों ने, एमबीबीएस छात्रों ने जमकर हंगामा किया और उस डॉक्टर के शव को भी रखकर प्रदर्शन किया। कहा गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ऑडी कार चालक की। खबर भरतपुर से। भरतपुर जिले की उज्जैन थाना पुलिस ने अलग अलग जगह से 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव पिचुना में रावली में सट्टे की खाईवाली का काम किया जा रहा है, जिस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सट्टे की राशि बरामद की। भरतपुर से खबर है, 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। अलग अलग जगहों से पर यह कार्रवाई की गई
सट्टे की राशि के साथ इन सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब देश में बढ़ती कोरोना की रफ्तार के बारे में बात कर लेते हैं। कोरोना के आंकड़े, बढ़ते हुए आंकड़े आपको बता देते हैं। कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 93,249 नए केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 513 मरीजों की देश भर में मौत हो चुकी है। 60,048 लोग ठीक भी हुए हैं और अकेले महाराष्ट्र में 49,447 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, यानी तकरीबन 50,000 केस अकेले महाराष्ट्र में। ये तमाम राज्यों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों के आंकड़े, कुल केस अब तक जो सामने आए, इनमें कितने एक्टिव हैं और कितने ठीक हुए, कितने लोगों की मृत्यु देश भर में। ये आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए देखिए और समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से कोरोना पांव पसार रहा है। कोरोना की स्पीड बेहद तेज हो गई है, संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। कोरोना के लक्षण भी हम आपको बता रहे हैं क्या लक्षण है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आता है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। और अब आपको मरुधरा के हाल दिखा देते हैं। राजस्थान में कोरोना पर अपडेट आपको दे देते हैं। मरुधरा में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। 24 घंटे में 1,675 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर में, राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 367 नए केस मिले हैं। वहीं जोधपुर में 195, कोटा में 199, प्रदेश में अब 11,738 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 5 दिनों का आंकड़ा देख लीजिए। 5 दिन में 6,018 केस सामने आए हैं। 30 मार्च को 665, 31 मार्च को 906, 1 अप्रैल को 1,350, 2 अप्रैल को 1,422, 3 अप्रैल को 1,675 केस। बढ़ता हुआ ग्राफ कोरोना का। चलिए, क्या हाल है कोरोना का। ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए ग्राफ को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, आम लोग, जनता किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, जान लेते हैं। क्या कुछ गाइडलाइंस इनके लिए कुछ बदलाव किया गया है या नहीं। महेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ तैयारी अब सरकार की, क्योंकि आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, हर रोज एक नया ग्राफ, एक नया आंकड़ा सामने आ रहा है। देखिए, राज्य में कोरोना की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता दिखाते हुए तमाम अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है और तमाम विभागों को एक बार फिर सावचेत हो जाने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। खासतौर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को ये कहा है कि अब वे तैयार रहे, क्योंकि जो 70,000 की टेस्टिंग है उसे बढ़ा करके प्रतिदिन 1 लाख की जो टेस्टिंग है वो अब की जानी चाहिए। और साथ ही में ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो आगामी 15 दिन रहेंगे उन्हें जो है बेहद ज़्यादा सख्ती के साथ में शुरू किया जाना होगा, यानी कि कमोबेश लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां दोबारा से कहीं ना बन जाए या इस तरह के कोई आसार जो है वो यहाँ पर नहीं बन जाए, क्योंकि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो दोबारा से डराने लगे हैं। हालांकि एक तरफ वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रदेश में, राजधानी समेत पूरे प्रदेश के जिलों में चल रही है। 45 के पार जो भी आयु सीमा के लोग हैं अब उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाने लगा है और एक अच्छी संख्या जो है वैक्सीनेशन की वो भी देखने को मिल रही है। कल शनिवार के आंकड़े की बात करते हैं तो 4 लाख के करीब जो है वैक्सीनेशन यहाँ पर कराया गया था। और अभी एक तस्वीर जो मैं आपको ये इस समय दिखा रहा हूँ, ये 22 गोदाम स्थित एक डिस्पेंसरी की तस्वीर है जहाँ पर कि इस समय लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, अब जाकर के वैक्सीनेशन का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो पाया है। तो अभी जो
45 से पार के जो लोग हैं, जो वृद्ध आयु के लोग हैं, वो यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और साथ ही में जहाँ तक कोरोना प्रोटोकॉल की बात की है तो अस्पताल के परिसरों में तो भले ही लोग इस तरह से मास्क लगाए हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन भीड़ भाड़ भरे जो बाजार हैं, जो बाहर सड़कों पे जो लोग नज़र आते हैं, उनमें ज़रूर लापरवाही देखने को मिलती है। आप सर यहाँ पर किस लिए पहुँचे हैं? वैक्सीनेशन के लिए। आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने? अब हो रहा है रजिस्ट्रेशन। अच्छा, किस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा से वैक्सीनेशन से कई उम्मीद है कि ठीक तौर पर अब संक्रमण में कमी आएगी? बिल्कुल कमी आएगी सर इसमें। लेकिन संक्रमण तो बढ़ता जा रहा है, चिंता का विषय बना। नहीं तो उस टाइम वैक्सीनेशन नहीं थी ना, तो वैक्सीनेशन आ गई, अब तो सबको लगने लगेगा तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा इससे। वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं आप? हाँ जी। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 है मेरी। अच्छा, और रेगुलर आप मास्क का उपयोग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कुछ यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे भी बात करनी है। मैडम, किस तरह से चल रही है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया? वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वही जिस तरह से रूटीन से अब 45 प्लस थर्ड मतलब चरण चल रहा है अपना, तो उसमें 45 प्लस भी है, सीनियर सिटीजन भी है, हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन भी है। तो उनकी शायद जो जिसकी फर्स्ट डोज होगी पहले सेकंड डोज हो रही है, और 45 प्लस वालों की तो फर्स्ट डोज। लेकिन साथ ही में वही बात करते हैं, मौसमी बीमारियों के मरीज भी बढ़ गए, किस तरह से चैलेंज है? अब चैलेंज तो है ही, कोरोना के भी केसेस निकलने लग गए वापस से, हमको उनकी एक्टिविटी और वो क्वारंटाइन वाला भी करना पड़ेगा। ये वैक्सीनेशन में यहाँ पर देरी की भी शिकायत लोगों ने की है। आज संडे होने के कारण देरी हुई। थोड़ा ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में अभी जो है वैक्सीनेशन के लिए पहुँच रहे हैं। तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल का जो दूसरा छोर है उसमें जो लोग हैं वो रोगी पहुंच रहे हैं, जो कि खांसी जुकाम सर्दी के हैं, मौसमी बीमारियों के हैं। साथ ही में जो कोविड के मामले भी हैं वो यहाँ से जो है दोबारा देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि कोविड पर लगाम लगानी है तो दोबारा से हमें सतर्क होना पड़ेगा, मामले बढ़ गए? बिल्कुल सतर्क होना ही पड़ेगा, मास्क सैनिटाइजर और डिस्टेंसिंग वगैरह का। लेकिन मैडम, लोग उपयोग कर रहे हैं मास्क सैनिटाइजर का या भूल गए हैं? नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, जिनको समझ है वो तो कर ही रहे हैं। नहीं, लापरवाह भी हो गए। लापरवाह हो गए हैं, यही बात है, लापरवाही तो भारी पड़ रही है। क्यों सर? हाँ सही बात है सर, लापरवाही करनी नहीं चाहिए। अब दोबारा से किस तरह से हम लोगों को अवेयर करें, क्या किस तरह से? दोबारा बोले साहब मास्क लगाया करो, दूरी बनाए रखो, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां नहीं हो कम से कम। अच्छा है। तो देखिए, लोग चाहते नहीं है कि लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां दोबारा से आए, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। बात समझ में आती है, लेकिन तस्वीरें समझ से परे है। मास्क इन लोगों ने जरूर लगाया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही है। और आप बता रहे हैं ये लोग वो लोग हैं जो खांसी बुखार मौसमी बीमारियों के लक्षण इन लोगों में है, इन लोगों ने अभी टेस्ट नहीं करवाया है। हो सकता है कुछ लोग इनमें से पॉजिटिव हों, क्या ऐसा हो सकता है? और अगर है तो इनमें अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर तो रखे। देखिए, बिल्कुल यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो ठीक तौर पर नहीं देखी जा रही है। लोगों से भी हम भी यहाँ पर अनुरोध करना चाहेंगे कि वे सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो यहाँ पर करें। और जो मेडिकल स्टाफ अगर हमारी बात सुन रहा है तो उनसे भी हम कहेंगे कि यहाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो ठीक तौर पर हो, उस पर ध्यान रखे जाए। लेकिन ये पेशेंट नहीं है, ये वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हुए लोग हैं। पेशेंट जो है वो दूसरे छोर पर हैं और वो अपनी वहाँ पर जाँच करवा रहे हैं। ये जो पहुंचे हैं लोग, ये अपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा रहे हैं और उसके बाद में इनका जो वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर होगा। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 45 पार की जो आयु के जो लोग हैं वो अभी तक करीब 11 लाख के आसपास जो है अपना टीका लगवा चुके हैं। तो वहीं 40 लाख जो टीके हैं वो पूरे के पूरे अभी तक प्रदेश में लगाए जा चुके हैं। तो टीकाकरण बहुत तेजी से राजस्थान में चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान में ही जो मामले हैं वो अब यहाँ पर डराने लगे हैं। और यही कारण है कि दोबारा से हमें सतर्कता और जो चौकसी हमें जिस तरह से करनी होगी, और सरकार की तरफ से भी जो नियम कायदे दोबारा से जो लागू किए जा रहे हैं, कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा महेश। अगर इस सेंटर से हम अंदाजा लगाना चाहें तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है इस सेंटर पर कितने लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आमतौर पे जो डिस्पेंसरी है और जो इलाका है जिसमें जिस सघनता के हिसाब से लोग यहाँ रहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर जो नज़दीकी लोग हैं वो यहाँ पर ये अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुँचते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो अलग अलग है, किसी सेंटर पर ज़्यादा है तो किसी पे कम है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो अभी इस समय वैक्सीनेशन के लिए पहुँच रहे हैं उन्हें भी सोशल डिस्टेंस की पालना जरूर करनी है। और ये बात खुद मेडिकल डिपार्टमेंट और उनके जो यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन है उसको समझनी, साथ ही में लोगों को भी जो है अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में ठीक है कि मास्क लगा
जगह के लोग शुक्रिया पहुंचे, महेश लेकिन तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें दिखाने के लिए तो कोरोना भागा नहीं, भगाना है और उसके लिए ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। इन 3 नियमों को आप कड़ाई से फॉलो करें और साथ ही वैक्सीन भी ज़रूर अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर लें। कोरोना को लेकर प्रदेश में सख्ती बढ़ाने की तैयारी अब सरकार कर रही है। राज्य सरकार 1-2 दिन में नई गाइडलाइन जारी करेगी, जिसमें अगले 15 दिन के लिए सख्त निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार रात कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन को लेकर विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अफसरों के साथ लाइव समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए। बैठक में सीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए। राज्य सरकार 1-2 दिन में ही नई एसओपी जारी करेगी, जिसमें पाबंदियों को बढ़ाया जाएगा। अगले 15 दिन के लिए सरकार सख्त निर्णय करेगी। सीएम ने कहा कि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाना जरूरी है। इस लाइव समीक्षा बैठक से सोशल मीडिया के जरिए 1,86,000 से ज्यादा लोग जुड़े रहे। कोरोना को लेकर प्रदेश में अब सख्ती बढ़ेगी। आज जो सब लोग जुड़े हुए, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप लोग सब जो है वैक्सीनेशन के लिए भी, और जो प्रोटोकॉल बना हुआ आपका ये इसका कोविड का, इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। क्योंकि मास्क जो है वो वैक्सीन की तरह इम्पोर्टेंट है। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं वैक्सीन से ज्यादा इम्पोर्टेंट मास्क होता है। तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना बार बार, ये कोई कम प्रोटोकॉल नहीं है। इसकी पालना करने के लिए हमें वापस माहौल बनाने में आप सबको इमदाद मदद करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज या कल तक अपन कोई अगर एसओपी जारी करना चाहेंगे राजस्थान में, केंद्र करेगा तो सबसे सुंदर, अगर नहीं करेगा तो हमें मजबूर होकर हमें अपनी एसओपी जारी करनी पड़ेगी, तो वो भी करेंगे। अब आप क्या, एक तो वैक्सीनेशन के लिए एग्रेसिव होकर आप कैंपेन कर रहे हैं, और ये प्रोटोकॉल की बात है, क्योंकि जो आंकड़े आपके सामने हैं, तो आप वो फिगर दे सकते हैं पब्लिक के सामने होर्डिंग्स के अंदर, कंपेयर करते हुए कि पिछले साल इन्हीं दिनों में या अभी के आज तारीख में 10 दिन पहले, 20 दिन पहले में क्या फर्क है। यही समय था, जो भी एसओपी हम निकालते थे लोग उस एसओपी की पालना करते थे, प्रशासन भी करवाता था। अब हमने निकाली एसओपी तो, लेकिन उनकी पालना तो हो नहीं रही, पब्लिक के द्वारा भी नहीं हो रही है, और थोड़ा प्रशासन भी लंबे समय से इस काम में लगा हुआ था, तो वो भी थोड़ा सा ढिलाई है। अभी सख्ती हमको करनी पड़ेगी। जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे तब तक ये संक्रमण रुकने वाला नहीं है। 15 दिन की सख्ती से अगर ये चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं तो हमको सख्ती करनी चाहिए। जो रेस्टोरेंट्स में जो खाना सर्व होता है, वहां मैं खुद देखा है, अभी भी मैं एक जगह जाके आया था, तो वहां इतनी भीड़ रहती है और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का उन रेस्टोरेंट्स के या होटल्स के जो डाइनिंग हॉल हैं या उनमें पालन होता ही नहीं है। तो अगर केवल रूम डाइनिंग ही जो वहां रहते हैं रूम में, उनके लिए केवल रूम डाइनिंग अलाउ की जाए। रेस्टोरेंट, मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ समय के लिए, 15-20 दिन के लिए, जहां की बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है, ढाबे हैं, इनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। तीसरा जो स्कूल्स का मामला है, अभी मैं देख रहा था और सारा स्कूल्स की जो मैं लाइव भी देख रहा था, तो राय आ रही थी कि 8वीं के स्कूल्स तक जो है बंद कर देने चाहिए। लोग, मैं लाइव पर देख रहा था अभी, तो उस रूप में सर मेरा ये विचार, मतलब मेरा एक सुझाव है कि 8वीं का हमें डिसीजन लेना चाहिए, बच्चों को वैसे ही प्रमोट करने का, जो वर्कबुक के आधार पर जो परीक्षा चल रही है, बजाय एग्जामिनेशन कराने के, हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दानिश पर कसा शिकंजा। स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। उपचुनाव में नाम वापसी के बाद अब 27 उम्मीदवार चुनावी समर में रह गए हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। सहाड़ा से 8, सुजानगढ़ से 9 और राजसमंद से 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे।
नाम वापसी के बाद प्रचार का दौर भी बढ़ जाएगा। ऐसे में किसी भी हाल में कोविड के दिशा निर्देशों की अवहेलना ना हो, इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि डोर टू डोर अभियान के दौरान प्रत्याशी सहित 5 आदमी ही जा सकेंगे। साथ ही अधिकतम 5 वाहनों के काफिले को ही अनुमति मिल सकेगी। बता दें कि राजसमंद जिले की राजसमंद, भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा और चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभाओं में कुल 7,43,802 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 3,80,192 पुरुष और 3,63,610 महिला मतदाता हैं। सभी सीटों के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 2 मई को करवाई जाएगी। उपचुनाव के रण की तस्वीर साफ हो गई है। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होगा, लेकिन आरएलपी दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है। पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं। तस्वीर साफ, अब होगा महासंग्राम। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी फाइट, या आरएलपी बिगाड़ेगी बीजेपी कांग्रेस का खेल। उपचुनाव का रण, 3 सीटों पर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। सहाड़ा सीट से लादूलाल पितलिया की नाम वापसी के बाद बीजेपी के लिए थोड़ी राहत है। बीजेपी ने अब ताल ठोक कर कह दिया है, सहाड़ा में बीजेपी की जीत निश्चित है। हालांकि लादूलाल पितलिया के कथित लेटर बम और ऑडियो की विश्वसनीयता पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सवाल जरूर उठाए। उनके विड्रॉल से ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और जो प्रचारित की गई, जो पत्र जारी किया गया वो फर्जी है। उनके ऑडियो को जिस तरीके से पेश किया गया उसमें कोई दम नहीं है, न उस तरीके का कोई कंटेंट है। और जिस दबाव के लिए बात कही गई, सामान्य तौर पर उम्मीदवार की मान मनुवाद पंचायती राज से लेके सांसद तक सब करते ही हैं, इसलिए मुझे उसमें कुछ अनएथिकल दिखता नहीं है। पर यह जरूर है कि उनकी विड्रॉल से कांग्रेस के पेट दर्द जरूर हुआ है। बीजेपी ने अभी से दावा करना भी शुरू कर दिया है कि उपचुनाव में तीनों ही सीटों पर कमल का ही कब्जा होगा। चुनाव में बढ़त का बड़ा कारण ये है कि हम लोग जमीनी तौर पर बूथ और नीचे तक की व्यवस्थाओं को हम लोग कर चुके थे और कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण था कि जब वो सोचते उठते सो के उससे पहले हम काम कर चुके थे। और आज भी मेरा दावा है कि वो परिश्रम जो है वो हमारी जीत का बड़ा कारण बनेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितना ही डिवीजन की कोशिश करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सभी कौम का अच्छा वोट मिलेगा कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ और मोदी सरकार की नीतियों के पक्ष में। तीनों जीतेंगे, तीनों ही सीटें अच्छे अंतर से जीतेंगे। अब उपचुनाव के लिए प्रचार गति पकड़ेगा। दोनों दल के सूरमा अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे, लेकिन रण में आरएलपी के आने से दोनों ही पार्टियों की राह आसान नहीं रह गई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टर की मौत पर जमकर हंगामा। यहां पर ट्रॉमा सेंटर के आगे डॉक्टर्स जमा हो गए। सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स का हंगामा। दूसरे की हालत गंभीर है। आरोपी कार चालक को गिरफ्तार करने की ये तमाम डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं। देर रात एमबीबीएस छात्रों की बाइक को टक्कर मारी थी कार चालक ने। टक्कर के बाद एक की मौत हो गई थी और अन्य साथी डॉक्टर घायल हो गया था। घटना के बाद डॉक्टर ने ट्रॉमा सेंटर पर हंगामा किया और तेज रफ्तार ऑडी कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं तमाम डॉक्टर्स। गिरफ्तारी तक शव न उठाने की भी इन डॉक्टर्स ने बात कही है। पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन अब समझाइश की कोशिश कर रहा है। सतवीर मेरे सहयोगी बीकानेर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए। सतवीर, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स और क्या कुछ समझाइश की प्रक्रिया है, कुछ कदम आगे बढ़े, तस्वीरें क्या फिलहाल?
बिल्कुल, अगर तस्वीरों की बात कर ले तो अभी भी जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो यहाँ पर डटे हुए हैं और अपने जो साथी हैं उनके साथ में जिस तरह का जो हादसा हुआ है उसके जो मांग है वो यहाँ पर कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर वहाँ पर, मुझे पहले आप देखा सकता हूँ आपको तस्वीरें कि मैं मोर्चरी के बाहर हूँ और यहाँ पर सभी जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो यहाँ पर एकत्रित है और जो मृतक के परिजन है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। उचित मुआवजे की मांग की जा रही है और इसके बाहर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। साथ ही पुलिस के जो जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार जो समझाइश का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर हमारे साथ में, उनसे हम बात कर लेते हैं कि वो क्या कुछ मांगे यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले जो परिजन है उनसे बात करें। सर, अब यहाँ पर जो हादसा हुआ है उसके बारे में अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मैं योगेश का नाना हूँ सर। पहले गिरफ्तारी हो, उसके बाद पोस्टमार्टम, और दूसरी बात यह है न्याय हो, तीसरी बात यह है योग्यता के हिसाब से मुआवजा दिलाया जाए। यही मेरे से सरकार से रिक्वेस्ट। ये जो घटनाक्रम हुआ है काफ़ी बेहद विचलित करने वाला है और जिस तरीके से आप देखते हैं कि तेज़ रफ्तार के कारण जो हादसा हुआ, कहीं ना कहीं ये बहुत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल 100% होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि रिश्तेदार किस तरह से मायूस हैं यहाँ पर और अपनों को यहाँ पर खोने का जो दर्द है वो यहाँ पर समझ सकते हैं। सर, आप बताइए, आप यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, अब क्या कुछ मांगे हैं आपकी और क्या कुछ आप आगे की रणनीति तय करें? बस हमारी रणनीति यही है कि जब तक ना मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे और ये चलता रहेगा। और हमने प्रशासन को चेतावनी दे दी है और हमारे साथ अगर उचित न्याय नहीं होगा तो ना रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, वो भी फिर अपनी वो सारी व्यवस्थाएं को ठप कर देंगे और एक हड़ताल होना निश्चित है। ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ हुआ था? तेज़ रफ्तार से वो शख्स आ रहे थे, क्या कुछ हुआ था जिसके कारण से ये पूरा हादसा हुआ? ये जो हमारा जूनियर है योगेश, वो घर जा रहा था और एक दूसरी साइड से एक तेज़ रफ्तार में ऑडी कार आई और उनको न गाड़ी से उड़ा दिया 120 की स्पीड से। तो योगेश की तो तुरंत ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। और वो दूसरा लड़का था एक और उज्जवल, वो बहुत सीरियस है, उसके सबड्यूरल हेमरेज हो रखा है, उसकी अभी सर्जरी होगी, उसका भी कह नहीं सकते, वो भी एक टाइप से मृत्यु की सैया पे ही अभी। तो अभी जिस शख्स ने ये जो चीज़ घटनाक्रम को अंजाम दिया था, उसकी क्या पहचान हो चुकी है? क्या पता चला है कि वो कौन ऐसा शहजादा था जिसने इस तरह की घटना को दिया? पहचान तो हो चुकी है, वो एक ना बीकानेर के बहुत ही बड़े रसूख। चलिए, शुक्रिया सतवी तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।